आज मुल्क की तमाम रियासतों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। मरकजी वज़ीर सेहत ने इस सिलसिले में तमाम डीएम हेल्थ की टीम के ओहदेदारों और दीगर इंतजामी ओहदेदारों को हिदायत जारी की थी। इस ड्राई रन की बुनियाद पर ही पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन की असल मुहिम चलाई जाएगी। ड्राई रन के जरिए ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन का मंसूबा किस हद तक कारगर साबित होगा। बंगाल में कोलकाता समेत नॉर्थ 24 परगना में कोरोना वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए 3 अलग अलग सेंटर बनाए गए थे। लोगों में वैक्सीन को लेकर जहां जोश खरोश देखा जा रहा है, वहीं डॉक्टरों के एक ग्रुप ने कोरोना वैक्सीन को मुल्क के हर तबके तक पहुंचाने के लिए इक़दाम पर जोर दिया। लेफ्ट लीडर फवाद हलीम ने मरकज पर वैक्सीन के नाम पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के बावजूद इस ताल्लुक से कदम नहीं उठाया जा रहा। बात तो साफ है कि ये एक आरएनए वायरस है। बाकी सब आरएनए वायरस की तरह ये वायरस भी बहुत जल्द अपना चेहरा और रूप बदल देगा। इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है उसमें हमें हर साल टीका लगाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि 1 साल के अंदर में ये वायरस का पूरा जो चेहरा है वो बदल जाता है और पुराना टीका वो बेकार हो जाता है। ये कोविड-19 वायरस इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस है और इन्फ्लुएंजा जैसा ही हम समझते हैं, इसका भी रूप बहुत जल्दी बदल जाएगा। तो वायरस का अगर पूरा फायदा अगर हमें उठाना है तो जल्द से जल्द सारी आबादी को टीकाकरण करनी चाहिए। अगर ये नहीं किया जाए तो ये वैक्सीन जो है जो अभी आ रही है इसका फायदा लेना बहुत मुश्किल होगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। महाराष्ट्र में शहरों के नाम तब्दील करने को लेकर सियासत उरूज पर है। औरंगाबाद को लेकर लंबे अरसे से सियासत तो जारी ही है, अब अहमदनगर सुर्खियों में बना हुआ है। शिवसेना ने अहमदनगर का नाम बदलकर अंबिका नगर करने की मांग की है तो कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। महाराष्ट्र में शहरों के नाम तब्दील करने को लेकर सियासत उरूज पर है। औरंगाबाद को लेकर लंबे अरसे से सियासत तो जारी है ही, अब अहमदनगर सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में इत्तेहादी हुकूमत है और शिवसेना अहमदनगर का नाम बदलकर अंबिका नगर करने की मांग कर रही है। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नाम तब्दील करने में कोई परेशानी नहीं है। जब तमाम इत्तेहादी जमातें एक साथ बैठेंगी तो तमाम मसले हल हो जाएंगे। महाराष्ट्र में शहरों के नाम तब्दील करने को लेकर सियासत उरूज पर है। औरंगाबाद के बाद अब अहमदनगर पर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र में इत्तेहादी हुकूमत की सरकार है। नाम की तब्दीली पर कांग्रेस मुखालिफत कर रही है। समाजवादी के अबू आसिम आजमी ने इसे वोटों की सियासत बताया। आजमी ने कहा, नाम की तब्दीली से बेहतर है नया शहर बसाया जाए। संभाजी नगर की औरंगाबाद का संभाजी नगर नामकरण बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। उसे 30 साल हो गए। अब सिर्फ सरकारी कागज पे बदलना है। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी में ये कोई मतभेद का विषय नहीं है। जब एक साथ बैठ जाएंगे तो मसला सुलझ जाएगा, लेकिन शिवसेना की भूमिका हमेशा रही, उसमें कोई बदलाव नहीं। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना की हलीफ जमात कांग्रेस ने नाम की तब्दीली पर एतराज जताया है। कांग्रेस लीडर बालाजी थोराट का कहना है, नाम तब्दीली से ज्यादा जरूरी है कि रियासत को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए, इसलिए नामों की सियासत बंद होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने इसे वोटों की सियासत बताया। इन्होंने कहा,
कि पुराने शहरों का नाम बदलने से अच्छा है कि कोई नया शहर बसाया जाए और आवाम को तमाम सहूलियात मुहैया कराई जाए। जहाँ चेंजेस करने के बारे में सोचते हैं, नामांतर करने के बारे में सोचते हैं, वहाँ सब तरफ वो लागू है। शिवसेना खासदार ने कहा है सर, नहीं, ऐसा नहीं। मैंने जो औरंगाबाद के बारे में कहा वो पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू है। मैं ये कहूँगा सरकार से कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। बहुत जगह है, एक नया शहर बना दीजिए और नाम रखिए अच्छा सा, कोई माने हम सब वेलकम करेंगे। इस तरह से नाम बदल करके जो नफरत फैलाने का काम हो रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद का नाम तब्दील करने का मामला 27 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अदालत उज़्मा इस मामले को मुस्तरद कर चुकी है। आवाम भी इस मुद्दे को पूरी तरह से मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन बुनियादी सहूलतें फराहम करने और शहर को तरक्की की राह पर गामजन करने के बजाय पार्टियां नाम की तब्दीली पर सियासत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने अपनी तहरीक को फिर तेज कर दिया है। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जरिए इस मामले को लेकर गुज़िश्ता साल कमलनाथ हुकूमत में करारदाद पास करके जहां दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में हुकूमत से उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का मुतालबा किया गया था, वहीं कोरोना कमेटी ने अब नए साल में फिर से एक बार उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का मुतालबा करते हुए सीएम शिवराज सिंह और साबिक सीएम दिग्विजय सिंह को एक बार फिर खत लिखा। उर्दू टीचरों की तकर्रुरी की जानिब तवज्जो मबजूल कराई है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर आरिफ अजीज से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। देश में उर्दू टीचर्स के तकर्रुरी के मामले को लेकर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने फिर अपनी तहरीक को तेज़ कर दिया। इससे पहले भी जो है तहरीक चलाई गई थी, लेकिन कोरोना के कहर के सबब तहरीक जो है मादूम पड़ गई। आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर यहाँ पे मौजूद। आरिफ साहब जो है जानना चाहेंगे, ये आप लोगों ने शुरू की थी जो है सबका हुकूमत में, लेकिन फिर कोरोना आ गया, अब दोबारा आपने जो है खत इसको लेकर लिखा, तो क्या मतलब? अभी मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी ने 2003 के बाद कोई मुस्लिम उर्दू टीचर्स नहीं रखे हैं। तो मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी ने 1994 से जो मुतालबा रखा था कांग्रेस सरकार में, तो उन्होंने 3200 टीचर सेंक्शन किए थे और उन्होंने जहां उर्दू पढ़ने वाले बच्चे थे वहां उनका तकर्रुर भी हुआ। और उसके बाद से 2003 के बाद से कोई भी मुस्लिम उर्दू टीचर का तकर्रुर नहीं हुआ है। अभी कई ज़िलों से डिमांड आ रही है हमारे ज़िला अध्यक्षों के ज़रिए कि हमारे यहाँ उर्दू टीचर नहीं है और वहाँ डीओ सही रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं, जबकि केंद्रीय सरकार के भी 2014 का एक क्लियर ऑर्डर है कि जहाँ 10 बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं वहाँ 1,000 रुपये मानदेय पे उर्दू टीचर रखा जाएगा। तो उसके लिए डायरेक्टरेट एजुकेशन से एक लेटर जारी हुआ था डीओ के लिए कि भाई आप अपनी रिपोर्ट भेजिए। तो वो रिपोर्ट यहाँ नहीं आ पाई है या क्या हुआ है, तो उसकी वजह से अभी भी बहुत से ज़िलों में ऐसे स्कूल हैं जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो संस्कृत ले रहे हैं या हिंदी ले रहे हैं मजबूरी। आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो है टीचर ना होने की वजह से वो दूसरे मज़ामुन के ले रहे हैं। लेकिन जहाँ पे 2014 की मैं बात करूँ तो ये ऑर्डर जो है मोदी सरकार ने दिया था। सबका हुकूमत में भी आपने जो है मनमोहन सिंह की हुकूमत रही हो या मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की हुकूमत रही हो, कमलनाथ की हुकूमत में भी आप लोगों ने तहरीक चलाई थी। अब दोबारा फिर 2021 में आपने तहरीक शुरू की है शिवराज हुकूमत में, तो आपको कहाँ पे लगता है कि कमी रह गई है? पहले तो सरकार की विल पावर चाहिए और उनकी नीयत साफ रहना चाहिए कि उर्दू को फ़रोग के लिए अगर सरकार चाहती तो 2003 के बाद जो भी सरकारें रहीं और बीजेपी सरकार भी रही तो उनको चाहिए था कि उसके लिए एक बजट सेंक्शन करते और बाकायदा उर्दू टीचर का तकर्रुर होता। मध्य प्रदेश में उर्दू स्कूलों में जो है उर्दू टीचर के मुतालबे को लेकर फिर तहरीक शुरू की और कोशिश ये की जा रही है कि मध्य प्रदेश के तमाम अजला में जो स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पर असातिज़ा की तकर्रुरी 2003 के बाद नहीं है, उनको रखा जाए ताकि ज़बान का फ़रोग हो सके। कैमरामैन किलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। दिल्ली फिरका वाराना फसादात मामले में केस की पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा के दफ्तर और घर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के छापेमारी से वकीलों में नाराजगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इस कार्रवाई में पुलिस के रवैये और रेड के तरीके पर सवाल उठाते हुए आज मेरठ में ऑल इंडिया
लॉयर्स यूनियन ने सदर जमहूरिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम मेमोरेंडम पेश करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया और वकीलों की हिफाजत के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बनाए जाने का मुतालबा किया। मेरठ यूनिट ने मिल करके 2 ज्ञापन, एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और एक चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरठ के माध्यम से दिए। उसमें हम लोगों ने जो महमूद पराचा साहब सीनियर एडवोकेट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, उनके यहाँ पुलिस ने जाकर के एक रेड किया। सैकड़ों पुलिस वाले उनके ज़बरदस्ती उनके घर में घुस गए, वो ऑफिस में घुस गए और उसमें वहाँ से उनके कंप्यूटर और जो डाटा वगैरह था, प्रोफेशनल डाटा भी था उसमें, जो क्लाइंट्स और वकील के बीच का मसला था उसके वो भी ले गए हैं उठा करके, जो एक कानूनी अपराध है। हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग की है कि एडवोकेट्स एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए और तुरंत उसे लागू किया जाए उसकी फैमिली के साथ। नहीं, इस तरह से सरकार सच्चाई से और डिफेंस से डर गई है। सरकार और इस तरह का माहौल रहेगा, सरकार हमले करेगी या करवाएगी पुलिस से, तो वकील डर जाएगा अपने क्लाइंट की, ना तो वो सही से पैरवी कर पाएगा और ना बेखौफ होकर अपने प्रोफेशन को कर पाएगा, और जिससे एक संकट पैदा हो जाएगा समाज में, जुडिशरी में, और वकील अपनी जो अपना क्लाइंट है उसको न्याय नहीं दिलवा पाए। दंगे करवा करके उस पर घिर रही है, ऐसे सबूत जो हैं, जो हाथ लगे हैं पराचा जी के, तो वो इस तरह की जो उनको रोक रही है सरकार, जो कानूनी बचाव है, जो कि अपने मुवक्किल को इंसाफ दिलाने का उस पर दबाव बना रही है ताकि वो अपना डिफेंस लेकर के उनको बचाव ना कर सके और उनको ही मुलजिमों को दोषी ठहराया जा सके, जो कि गलत है। कि ये अधिवक्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं या पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, ये अपने आप में बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे न्याय कार्य बाधित होगा, अधिवक्ता पूरे तरीके से अपने मुवक्किल को न्याय नहीं दिला पाएगा। बीसीसीआई के सदर सौरव गांगुली को सीने में दर्द की तकलीफ पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल सौरव गांगुली की सेहत बेहतर है। उनकी हालत की खबर सामने आते ही रियासत भर के लोगों में दादा की सेहत को लेकर बेचैनी देखी गई। वहीं सियासी लीडरान ने भी अस्पताल जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की। रियासी गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सौरव गांगुली की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद जताते हुए कहा कि सौरव गांगुली को मुल्क पर नाज है, हम उनकी सेहतयाबी की दुआ कर रहे हैं और डॉक्टरों के साथ राब्ते में हैं। I am all with you in expressing our best wishes for speedy recovery of Saurav Ganguly. He lives in our hearts. We all have high regard for him. He has performed for the country in a manner which makes us proud. The moment I got this news, I immediately got in touch with the hospital authorities, and they told me that he has been admitted. There was an issue with respect to heart ailment. He is being well looked after. लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े में मजलिस से याद शोहदा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस को खराज अकीदत पेश किया गया। मौलाना कल्बी जवाद ने एसाले सवाब के लिए मजलिस पढ़ी, जबकि मौलाना सईद रजा हुसैन, मौलाना हसनैन बाकरी और मौलाना सईदुल हसन नकवी ने शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबुल मुहंदिस की शहादत को एक बड़े खला से ताबीर किया। उनकी शहादतों से सिर्फ ईरान और इराक का नुकसान ही बल्कि आलमी इंसानियत का नुकसान हुआ। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने इस मौके पर मौलाना कल्बी जवाद से बातचीत की। आइए देखते हैं। मस्जिद नाजरीन, आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बी जवाद साहब मौजूद हैं। आइए इस मुनासबत से उनसे बात कर लेते हैं। मोहतरम, इसाले सवाब की मजलिस मुनाक़द की गई है। जाहिर है कि ये सिर्फ ईरान इराक का नुकसान नहीं था बल्कि आलमी इंसानियत का खसारा था। क्या कुछ फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद कासिम सुलेमानी जो एक सिपाही पासदारान के जनरल थे वो, और जिन्होंने इंसानियत की बहुत खिदमत की, और ख़ास तौर से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, आतंकवाद के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यहाँ तक कि जब इराक़ में वहाँ दाइशियों ने हिंदुस्तान की बहुत सी ख़वातीन को अगवा कर लिया था, यहाँ की नर्सों को अगवा कर लिया था, तो अपनी जान पर खेल कर उन्होंने उनको आज़ाद करवाया वहाँ, और उसके बाद उसको हिंदुस्तान की हिफाजत से हिंदुस्तान पहुँचाया। यानी इनकी इंसानियत की खिदमत थी उनकी। ज़ाहिर कि दहशतगर्द होते हैं वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि वो इंसानियत के दुश्मन हैं, और हमेशा हर काम उनका इंसानियत के ख़िलाफ़ रहता है। छोटे छोटे बच्चों को मार डालते हैं, औरतों के पेट चाक कर देते हैं। यहाँ तक कि फिल्में आई हैं कि उन्होंने सीना काट के अंदर से जिगर निकाल के चबा रहे हैं।
इन्हें बिल्कुल एक वहशी दरिंदों की उनकी सूरत रही है और उसके खिलाफ ये लड़े हैं। और क्योंकि अमेरिका दहशतगर्दों की सपोर्ट करता है, इसराइल सपोर्ट करता है और कुछ ग़ुलाम मुल्क हैं अरब के, वो भी सपोर्ट करते हैं, लिहाजा उन्हीं ने अमेरिका ने एक साजिश के तहत इनको शहीद किया। तो इसका मतलब ये कि अमेरिका का इनको शहीद करना ही इस बात की दलील है कि ये हक़ के ऊपर थे और हक़ के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि अमेरिका को बिल्कुल मंजूर नहीं कि कोई मतलब जो तहरीकात शुरू की गई थी, जिन तहरीकात के ये लोग बानी थे, उनको किस अंदाज से आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनको ज़िंदगी दी जा सकती है? कौन सी जो तहरीकात शहीद कासिम साहब की थी, जो तहरीक थी जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई, और दूसरी है कि मज़लूमों को मुत्तहद करना उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इसमें वो कामयाब हुए। देखिए अमेरिका और पूरी बड़ी ताकतों का प्रोपेगेंडा एक तरफ और शहीद के खून का ख़तरा एक तरफ होता है। अब पूरे खरबों उन्होंने डॉलर खर्च कर दिए थे कि इस्लाम का जो है इनकलाब है वो ख़त्म हो गया, लोग वहाँ दुश्मन हो गए, लोग मुखालिफ हो गए इस्लामी इनकलाब के, लेकिन इनकी मैयत में जो लाखों लाख का मजमा था उसने साबित किया कि आज भी ईरान के अवाम जो है वो इस्लाम दोस्त हैं, इस्लाम पसंद है और अमेरिका के ख़िलाफ़ है, इसराइल के ख़िलाफ़ है और दूसरी जो इंसान दुश्मन ताकत है उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि उनके जनाजे में सिर्फ एक जगह जनाजा नहीं उठा उनका इराक़ में उनका जनाजा ले जाएंगे, वहाँ लाखों लाख मौजूद, फिर तब बड़े बड़े जितने भी शहर थे ईरान के सब जगह जनाजा उनका उठा, सब जगह उतना ही मजमा। अगर एक जगह मजमा होता तो लोग कहते साहब सब शहर के पूरे मुल्क के जमा हो गए, लेकिन हर शहर में जनाजे की तशरीह हुई और उसमें लाखों लाख, ख़ास तौर से जो उनका वतन था उसमें 50-60 लाख का मजमा था। तो इसके शहीद के खून ने जितना प्रोपेगेंडा अरबों डॉलर का था अमेरिका का सबको बलगामेंट कर दिया, सब पर पानी फेर दिया। तो ये शहीद के खून के असरात होते हैं जो कभी ज़ाया नहीं होते। ये थे मोहतरम कल्बे जवाद साहब, जिन्होंने वाज़ेह किया कि वो तहरीकात जो शोधा की जानिब से शुरू की गई थी उन्हें हर कीमत पर ज़िंदा रखा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा ताकि करबला का मिशन जारी रहे। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2019 और 20 के दरमियान मुख्तस करदा अक़लियती बजट में सिर्फ 38% इस्तेमाल किया है। इस बात का इंकशाफ RTI दरख्वास्त में हुआ। हुकूमत के इक़दाम से अक़लियतों की फलाह बहबूद ठप रही। बजट का ज़्यादातर हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च किया गया। एक बार फिर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अक़लियत दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। बजट मुकम्मल जारी नहीं होने से अक़लियतों के फलाह बहबूद की स्कीमात मुतासर हो गए हैं। तेलंगाना हुकूमत के ऐलानात और इक़दाम से मालूम होता है कि हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है। किया था माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, कमिश्नर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को हमने एक RTI फाइल किया था। तो हम हमेशा जिस तरह फाइल करते हैं इस तरह भी हमने फाइल किया कि किस तरीके से माइनॉरिटी का बजट यूटिलाइज़ हुआ, क्योंकि अब ईयर एंडिंग में आने वाला है। तो हमने जो बजट की कॉपी जब हमारे हाथ को लगी तो हमने कुछ एनालिसिस किए। वो एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि माइनॉरिटी बजट को यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं किया जा रहा है। पहले तो ये कोविड की वजह से और ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो है 2000 करोड़ माइनॉरिटीज़ का बजट था और 1100 करोड़ उसका बजट कर दिए। फिर इसके बावजूद भी आप देखिए जिस तरीके से बजट का यूटिलाइजेशन में वो सिर्फ ओवरऑल बजट में सिर्फ 38% का बजट का स्पेंडेड हुआ और उसमें भी काफ़ी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बजट स्पेंडेड हो रहा है तो सिर्फ सैलरीज और आपके पेंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हो रहा है, और जो भी एक्सपेंसेस रूलिंग ऑफिसर्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो एक्सपेंसेस के लिए हो रहा है। और डिपार्टमेंट के काफ़ी ऐसे हेड्स ऑफ अकाउंट्स है जिसमें पैसा ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। और एक आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, 2018-19 फाइनेंशियल ईयर ऑफ में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने टोटल 160 करोड़ रुपीस जो है अलोकेट किए थे बैंक सब्सिडाइज स्कीम के लिए। जो माइनॉरिटीज़ के जो बेरोज़गार लोग हैं सब्सिडाइज बैंक के थ्रू स्पिटी लोन्स होने दीजिए या 3 व्हीलर 4 व्हीलर लोन्स के लिए, कैब ड्राइवर्स के लिए जो इनका स्कीम था उसके लिए। लेकिन जैसे जैसे 2021 आते आते ये बजट को 28 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, क्योंकि हम जो माइनॉरिटी का बजट है इस साल 1100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था, जिसमें से सिर्फ 400 करोड़ रुपीस ही स्पेंड किए गए
और इसमें भी टोटल 27 हेड ऑफ अकाउंट्स है। तालिबा यही है, जिस तरीके से शादी मुबारक में आप जो है ग्रीन चैनल के थ्रू एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अब हालात और वक्त के हिसाब से माइनॉरिटी कम्युनिटी को ग्रीन चैनल के थ्रू बैंक सब्सिडाइज लोन दिया जाए। बंगाल में बीजेपी सदर और एमपी दिलीप घोष की जानिब से अपनी पार्टी लीडरान को हथियार उठाए जाने के बयान पर तृणमूल लीडरान ने हैरानकुन बताते हुए इलेक्शन कमीशन से इस मामले में इक़दामात की उम्मीद जताई। तृणमूल लीडर खालिद अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के बयानात से एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत के लोग इस तरह की सियासत का जवाब देंगे। दुनिया कोरोना की महामारी में जूझ रहा है और दिलीप घोष जी हथियार उठाने की बातें कर रहे हैं। अभी तो चाहिए था इनको कि हथियार नहीं बल्कि प्रेम और मोहब्बत से देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था देश की खराब हो चुकी है, जिस तरह से लोग महामारी पे जूझ रहे हैं, जिस तरह से किसानों की हालत हो चुकी है, किसानों सड़कों पे आ चुके हैं, रास्ते पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। और दिलीप घोष इधर कह रहे कि हथियार उठाओ। तो इनका सोच जो है बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक असभ्य सोच है और इनकी सभ्यता पे पूरी बंगाल की जनता। जाकिर नायक के जरिए दिए गए मुतनाज़ा बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रघुराज सिंह ने जाकिर नायक के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि जाकिर नायक मुल्क मुखालिफ है और ऐसे शख्स को कहीं भी जिंदा नहीं रहने का हक है। उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दी को न सिर्फ बढ़ावा देते हैं बल्कि लोगों को दहशतगर्द बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद बहुत जल्द उन्हें लेकर आएगी। ऐसे शख्स को फांसी की सजा होनी चाहिए। नायक ने कहा है जो पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा गया है कि इस्लामिक देशों में मंदिर नहीं होने चाहिए। देखिए, जाकिर नायक जो है नालायक व्यक्ति है, महानालायक भी कहोगे तो थोड़ा है। वह देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। ऐसे व्यक्ति को तो कहीं भी जिंदा रहे। गुज़िश्ता रोज़ मध्य प्रदेश के उज्जैन और दूसरे शहरों में पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और कशीदगी के वाक़यात के बाद मख़सूस तबक़े के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश हुकूमत की कड़ी नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस ने एमपी में बीजेपी की शिवराज हुकूमत पर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करने और बदले की कार्रवाई करने का इल्ज़ाम लगाया है। मेरठ में कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल ने आज कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शिवराज हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मखसूस तबके के लोगों के घरों को तोड़ने और नौजवानों पर NSA लगाए जाने पर शिवराज हुकूमत की सख्त मजम्मत की और बेगुनाह अफराद की रिहाई का मुतालबा किया। जिस तरह की ये सरकार सजाएं दे रही है, उस हिसाब से नहीं लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप एक विशेष समुदाय को जिसमें मुस्लिम समुदाय आता है उनके साथ जुल्म की इंतहा हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर। हम मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बेगुनाह मुसलमानों पर NSA लगाया गया है और फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, वो मुकदमे वापसी लिए जाएं और जो दूसरे लोगों ने जो मुस्लिम मस्जिद में आतंक फैलाया है, झंडे लहराए हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ करी है, उन लोगों पे NSA लगाया जाए, राष्ट्रद्रोही कानून लगाया जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करा जाए। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। शुद्धता,